दिसंबर तक नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ब्लॉक होगा चालू। सुशील कुमार मोदी। भारतीय जनता पार्टी बिहार के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में स्थित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज का दौरा करने के बाद कहा कि भारत सरकार ने बंगाल में 3 जगह पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने की अनुमति दी थी। मालदा और बांकुड़ा 2 जगह पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन इसमें 4 साल लग गए। उन्होंने दिसंबर तक नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ब्लॉक चालू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उत्तर बंगाल मेडिकल अस्पताल में आंतरिक विभाग दिसंबर तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंगाल में 3 जगह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है और ये सैंक्शन किया है। उसमें 2 जगह तो चालू हो गया, मालदा और बांकुड़ा, लेकिन नॉर्थ बंगाल जो ये मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी था वही मैं देखने आया तो इसमें लेट हो रहा है, 4 साल लेट हो गया। और मैं बात करूंगा दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री से भी, और हम ये प्रयास करेंगे कि दिसंबर तक ये चालू हो जाए। इसलिए क्या कारण है डिले होने का, ये हमने मालूम किया, देखा बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है और सुपर स्पेशलिटी में है, हार्ट है, यानी कार्डियोलॉजी है, न्यूरो है, तो ये स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो इसलिए हमने विज़िट किया, चूँकि हम लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 9 साल पूरा होने पर हम लोग हर स्टेट में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है इसको लेकर हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं। और उसमें से हम लोग विज़िट करते हैं विकास तीर्थ। यह एक प्रकार का तीर्थ है जो डेवलपमेंट का जो काम हुआ है उसका विज़िट करना, उसको देखना। और उसी क्रम में आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं देखा मैंने, और मैं रिपोर्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे कि दिसंबर तक जो है यहाँ पर जो आईपीडी यानी इंडोर जो है, ओपीडी तो चालू हो गया, लेकिन इंडोर जो है ये डिपार्टमेंट्स यहाँ पर चालू हो जाए। बताया एजेंसी की गड़बड़ी है, जो एजेंसी है वो डिले कर रहा है, कुछ टेंडर का प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रॉब्लम है अस्पताल प्रबंधन का कोई दोष नहीं देखा अब इसमें। अब मैं इतने कम समय में मुझे नहीं लगता कि अस्पताल प्रबंधन का कोई ज़्यादा दोष है, क्योंकि ज़मीन तो उपलब्ध थी यहाँ पर। जो एजेंसी है जिसको बिल्डिंग बनाना था, जिसको टर्नकी प्रोजेक्ट के नाते काम करना था। और देखिए, अभी जो उड़ीसा में बालासोर में जो घटना घटी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हो गई और हाल के वर्षों की ये बहुत बड़ी घटना है। स्थल पर गए और केंद्र की सरकार और राज्य सरकार हर प्रकार की मदद कर रही है। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुश्री ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा कि जब ममता दीदी रेल मंत्री थी उस समय 1451 लोगों की ट्रेन दुर्घटना में मौत हुई, और लालू यादव के समय में करीब 1200 लोगों की मौत हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ट्रेन एक्सीडेंट्स में और भारी कमी आ गई। मैंने आप पहले की तुलना में देखेंगे तो ट्रेन एक्सीडेंट्स में और भारी कमी आई। कुल मिलाकर 18-19 में
2018-19 में केवल 16 लोगों की मृत्यु हुई, 16। 1920 में 0, 2021 में 0, 21-22 में केवल 9। तो यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने सेफ्टी मेजर्स का जो कदम उठाया उसका परिणाम था कि लगातार नंबर ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स एंड नंबर ऑफ पीपल किल्ड, इसमें लगातार भारी कमी आई है। आपको याद नहीं होगा पिछले 5 साल में और कौन सी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई। तो इस ट्रेन दुर्घटना को सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है और सेफ्टी मेजर्स के लिए इस सरकार ने बहुत बड़ा राशि खर्च किया, बहुत अधिक पैसा खर्च किया है। लेकिन फिर भी घटना घटी है, जो भी घटना घटी तो लोग मारे गए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो लोग अंगुली उठा रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि जब ममता बनर्जी के रिजीम में जब ट्रेन दुर्घटना हुई तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था? लालू यादव के समय में बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्बे की ट्रेन के अंदर 200 लोग मर गए थे एक बार में, 9 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो लालू जी ने इस्तीफा दिया। और गैसल जो है ये बंगाल में, ये गैसल ट्रेन किया, चुनाव 2 महीने बाद होने वाला था। तो ठीक चुनाव के मौके पर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो सिंपैथी लेने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर जब इलेक्शन के बाद नई सरकार बनी फिर सरकार में शामिल हो गए। और भी इस्तीफ़ा देते तो आप फिर कहते मैं कभी और रेल मंत्री भी बन गए। मैंने जिस डिपार्टमेंट में एक्सीडेंट के कारण रिज़ाइन किया, तो इसलिए देखिए ये कोई अश्विनी वैष्णव जी बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। और जिस तरह से रेल के क्षेत्र में काम हुआ है, अभी ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन जो है करीब 300 करोड़ से ज़्यादा की लागत से उसके डेवलपमेंट का काम जो है और हो रहा है। तो रेलवे के क्षेत्र में करीब रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करीब 85% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया। यानी एक समय था कि रेल चलता था कोयले से, कोल से, फिर डीजल से, और डीजल से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर और रिकॉर्ड समय में उन्होंने प्रारंभ किया इलेक्ट्रिफिकेशन का काम। सर, सुरक्षा कवच लेके सुन लो भैया, पूरी बात बोलने दो ना, जब बात कंप्लीट कर लेंगे तब बोलिएगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है लगभग 85-90% पूरा हो गया। तो रिकॉर्ड समय में ये काम हो रहा है। अब वो टेक्निकल बात सुरक्षा कवच और बाकी ये तो अब जांच कमीशन जो बैठाया गया, सीबीआई जांच वगैरह, वो अपनी रिपोर्ट में बताएगा। लेकिन मैं इतना बता दूं कि सेफ्टी मेजर्स पर रिकॉर्ड पैसा और खर्च किया गया है। और जो वंदे भारत ट्रेन, जिसका सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वो भी करीब 17-18 ट्रेन अभी तक प्रारंभ किया जा चुका है और उसकी भी स्पीड 140-150 स्पीड है। तो जो भी कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए खुद प्रधानमंत्री स्वयं गए वहाँ पर घटनास्थल पर और हर तरह की जो है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि मर्ज क्यों कर दिया रेलवे को, नहीं तो इसके पहले के जो रेल मंत्री थे वो केवल घोषणा करते थे, बजट में प्रोविज़न किया नहीं, घोषणा करके चले गए। तो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार और लालू यादव का जो सपना था वो नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया। इसलिए नई सरकार नई घोषणा नहीं कर रही, बहुत कम नई घोषणा, पुराना जो इनको लगता है कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर फर्जी जो जॉब कार्ड होता है, 14 लाख से ज़्यादा फर्जी जॉब कार्ड जो पाया गया और काफ़ी शिकायत मिली यहाँ पर, और शिकायत मिलने के बाद केंद्र की सरकार ने कार्रवाई की है। तो अगर आपको केंद्र पैसा दे रहा है, 40% आपका भी उसमें लगा है, स्टेट गवर्नमेंट का भी, तो मनरेगा के अंदर जो बंगाल सरकार को 100 करोड़ नोटिस दिया गया था, जो जवाब देना उसका ठीक से जवाब नहीं दिया और योजना के इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी है।
और इसलिए भारत सरकार को वो फंड रोकना पड़ा। अन्यथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट के अंदर कहीं कोई फंड रोकने का काम नहीं करती है। किया जा सकता है पॉलिटिकल सवाल। ये पॉलिटिकली सवाल, पॉलिटिकली सवाल तो हो रहा है। बिहार में 12 तारीख को मीटिंग होने वाली थी अपोजिशन पार्टी, जो मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसे आप किस तरह से? और इसके साथ जोड़ना चाहेंगे इस सवाल के साथ जो नीतीश कुमार का जो इनिशिएटिव है कि अपोजिशन के सब चीफ मिनिस्टर के साथ वो मीट कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, जो जिस तरह से वो लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, जो 12 तारीख की मीटिंग कैंसिल हुई, क्या नीतीश कुमार को ये नहीं मालूम था कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार को ये नहीं मालूम था कि खड़गे साहब की व्यस्तता है? आखिर खड़गे साहब और राहुल गांधी से मिलने के बाद ही उन्होंने पटना की बैठक का डेट तय किया था, और अब कांग्रेस के लोगों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके पहले नवीन पटनायक ने इनकार कर दिया, केसीआर ने इनकार कर दिया। तो ममता बनर्जी के कहने पर उन्होंने मीटिंग रखी, लेकिन ममता बनर्जी बताएं कि उन्होंने कांग्रेस के एक एमएलए को क्यों शामिल कराया टीएमसी में? कोई टीएमसी को तो एमएलए की जरूरत नहीं थी, उनके 200 से ज़्यादा एमएलए हैं, उनका तो बहुमत है। लेकिन एकमात्र जो एमएलए था कांग्रेस का, उसको भी उन्होंने शामिल करा लिया। यही ऑपोजिशन यूनिटी है। और जयराम रमेश ने बयान दिया है कि ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, और कहा कि सब अंदर टीएमसी जो वो बीजेपी की बी टीम के नाते काम कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी बंगाल के अंदर कांग्रेस को 1 दर्जन सीट देने के लिए तैयार है? कभी नहीं दी। ये ऑपोजिशन यूनिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दल कमज़ोर होंगे, और अगर रीजनल पार्टी मजबूत होगी तो कांग्रेस कमज़ोर होगी। तो कर्नाटक के चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस जो है वो आसमान में उड़ रही है, उसको लगता है अब तो हमारी सरकार बन गई, तो क्षेत्रीय दल को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। तो नीतीश कुमार बैलून में हवा फूंक रहे थे, और खड़गे और राहुल गांधी ने उसे पिन लगा दिया। पिन लगाने पर हवा निकल जाता है ना, तो जो विपक्षी एकता का जो बैलून था, गुब्बारा था, उस गुब्बारे को पिन लगा दिया खड़गे साहब और बाकी ने। अब सीताराम येचुरी से मिलकर आए थे, अब कह रहे हैं कि सीताराम येचुरी को, तो देखिए ये मीटिंग अब कभी होने वाली नहीं है। अब ये भी मैंने देखा कि प्रस्ताव आया कांग्रेस से कि ये मीटिंग को शिमला में किया जाए। इतनी गर्मी में बिहार में कहाँ करेंगे? और अगर मीटिंग कल कर भी लें तो देखिए कौन कौन लोग आते हैं। और देखिए इस मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी किसी भी हालत में कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी। और अध्यादेश ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल समय मांगते रह गए राहुल गांधी से, खड़गे से, लेकिन समय नहीं दिया। राहुल गांधी विदेश चले गए। और जो पंजाब और दिल्ली की जो कांग्रेस की यूनिट है, उस दोनों यूनिट ने खड़गे साहब से मिलकर कहा कि किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए ये समझौता हो ही नहीं सकता है। और अगर मान लीजिए समझौता हो भी जाए तो भी नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी और बीजेपी इतनी ताकतवर है। आपको उदाहरण दे दें कि उत्तर प्रदेश में मायावती और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ था पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में। दो बहुत बड़ी पार्टी है, पावरफुल पार्टी है, अखिलेश यादव और मायावती। अब सब लोगों ने कहा कि अब तो बीजेपी ख़त्म हो गई, दोनों का हो गया, बुआ और भतीजे का गठबंधन हो गया। क्या हुआ? 65 सीट जीती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर जो टीएमसी का भी जो वोटर है, जो कांग्रेस का भी वोटर है, वो नरेंद्र मोदी को वोट करेगा। हर इलेक्शन का मुद्दा अलग अलग होता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बताइए, विपक्ष कौन बनेगा प्रधानमंत्री? और लोग खिचड़ी सरकार नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि फुल मेजॉरिटी।
ये जो 12 तारीख का जो विपक्षी एकता का जो की बैठक थी, वो जो स्थगित हुई है, ये बैठक आगे भी नहीं होने वाली है। और ये नीतीश कुमार को मालूम था, उसके बावजूद उन्होंने बैठक रखा। तो इसलिए ये लाख प्रयास करें, हाँ इसका फ़ायदा एक ही आदमी को हुआ है, वो नीतीश कुमार को। क्योंकि नीतीश कुमार पहले मीडिया में नहीं थे, वो जब बीजेपी के साथ थे तो मीडिया में उनको बहुत कम जगह मिलती थी। अब वो दिल्ली घूम रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, रोज़ मीडिया के अंदर उनका फ़ोटो छप रहा है, रोज़ मीडिया के अंदर उनका बाइट आ रहा है, तो उनको मीडिया में जगह मिल रही है, इसलिए खुश है। कम से कम चर्चा तो हो रही है, अरे हो ना हो, विपक्षी एकता हो ना हो, कम से कम चर्चा तो हो रही है, चर्चा में तो बने हुए हैं। तो किसी पॉलिटिशियन के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि पीएम बने ना बने, कम से कम चर्चा तो हो रही है, पीएम के हम उम्मीदवार तो हो गए कम से कम। ऐसा कहा जा रहा है 2024 में एनडीए के लिए पुराने साथियों को जुड़ने में लगा हुआ है, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारे जो भी पुराने लोग हैं हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, और किसी को हमने छोड़ा नहीं था, अपने लोग छोड़ कर गए। अकाली दल को हमने नहीं छोड़ा था। नीतीश जी का आपका साथ भी था? नहीं, नीतीश जी को तो देखिए, नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है, क्योंकि नीतीश जी ने एक बार नहीं कई बार धोखा दिया है। इसलिए और लोगों के बारे में पार्टी भी, और ये देखिए सेंट्रल लीडरशिप विचार करता है कहाँ किसको लाना नहीं लाना, लेकिन नीतीश कुमार को दोबारा एनडीए में लाने का तो कोई अब प्रश्न ही पैदा नहीं, तब वो दरवाज़ा उनके लिए पूरी तरह से तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है उसको आप कैसे देख रहे हैं बिहार में? नहीं, बिहार में क्या, बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ भाई। चुनाव में परिणाम क्या हो गया ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 में बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी जीत गई और 7 दलों ने मिलकर पूरी और सरकार पूरी ताकत लगा दिया, फिर भी बीजेपी को हरा नहीं पाई। और एक मोकामा का बाई इलेक्शन था, वहाँ पर हम 64,000 वोट बीजेपी लाने में सफल हुए। तो 3 बाई इलेक्शन ने बता दिया, और जो नीतीश कुमार का जो वोट है वो तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। 24 या 25 से आते आते उनकी पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उनके आधे से ज़्यादा एमपी बीजेपी के दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, उनको मालूम है कि अब उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं बचा है। लेकिन जनता दल यू जो है उसका, क्योंकि 25 के बाद नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं, थोड़ी मुख्यमंत्री रहेंगे, इसलिए जनता दल यू का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए जनता दल यू को या तो राष्ट्रीय जनता दल में विलय करना पड़ेगा या विलीन हो जाएगी, विलय या विलीन, आइदर यू मर्ज और यू गो इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी वो हवा में उड़ जाएगी या विलय हो जाएगा, इसके अलावा दूसरा कोई भविष्य नहीं। जवाब देने का विषय है कि न चले वंदे भारत ट्रेन जब यहाँ चालू हो गई बंगाल में, वो 3 चालू वो चमकदार है लेकिन कहीं ना कहीं लोग नहीं है, तो इसे तो कह रहे हैं कि वो न चले। टीएमसी के लोगों को अगर एलर्जी है तो वंदे भारत ट्रेन में अगर चढ़ने में डर लगता है तो ना चलें उसके अंदर। सर, उनको तो कोई बाध्य नहीं किया जा रहा। सर, उनका कहना ये अरे यार, ये सब कोई सुरक्षा को कोई लेकर- कमेंट है क्या जिस पर वो रिएक्ट कर रहे हैं? ये कोई ऐसा कमेंट है क्या जिस पर रिएक्ट किया जाए?